अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार सिविल कोड क्लर्क, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन का जीव विज्ञान करने वाले हैं और चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज के सेट में हम लोग कोशिका और आनुवांशिकता से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी पटना, सी जयपुर और डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र जो है कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन को सुविधा प्रदान करता है, यह जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। हैदराबाद, बी बंगलौर, सी दिल्ली और डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होती है। जंतु कोशिका में क्या है, हरित लवक नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन होते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो तो होते हैं तार के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसा कोई उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या, ऑप्शन ई इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब जंतु कोशिका पादप कोशिका की अगर अंतर की बात करें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का अंतर है, यह केवल प्लाज्मा और झिल्ली की घिरी होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में जो होता है हरित लवक पाया जाता है। ये एक या दो तारक केंद्रों सहित सेंट्रोसोम होता है। इसमें से छोटे छोटे साफ क्षेत्र होते हैं जिन्हें ध्रुवीय टोपी भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक ऊतक की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी टिश्यू को जो है वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन ए दिया हुआ प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन और डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है कोशिका के ऊतक के संरचना को जो है भाग को रिपेयर करने का और वृद्धि करने विकास में सुधार के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने हुए हैं। ऑप्शन है लुई पाश्चर, एमजे स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या टी स्वान। तो देखिए, सभी जीव कोशिका के बने हुए, यह अवधारणा जो है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। तो 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 2 और 4। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब स्लाइडेन और स्वान की बात करें तो 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अगर लुई पाश्चर की बात करें तो पाश्चराइजेशन की क्रिया की खोज की थी और रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक जो थे 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं। अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस, उपयुक्त सभी। तो प्रोटीन निर्माण के आधारभूत इकाई में इस हो जाता है अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन का निर्माण आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल से होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा 20 होगा। 20 अमीनो अम्ल की क्या है ज़रूरत होती है। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है। 20 अमीनो अम्ल जो है एसिडस में रो 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है और 10 को आहार उपस्थित जरूरी होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम और ऑप्शन डी है राइबोसोम और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी विभिन्न लक्षणों को प्रेषण या संरक्षण जो होता है आनुवांशिक से होता है, आनुवांशिक लक्षण से होता है। तो इस तरह से इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन परिवर्तन किस में होता है, डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में या राइबोसोम में। तो जीन परिवर्तन जो होता है वो होता है डीएनए में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर बात करें जीन परिवर्तन डीएनए में होता है, डीएनए एक आनुवांशिक विशेषता जीन के ही कारण होती है, जिन आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न है आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कोर्नबर्ग, जॉनसन, वेटसन या ओचोया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का जो है प्रतिपादन कोर्नबर्ग ने किया था, इसलिए इनको वर्ष 1959 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान में नोबेल प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला उत्तर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो होगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हो जाएगा। एंजाइम क्या है, एक पेप्सिन है। और हार्मोन इसमें कौन सा है, तो हार्मोन जो होगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। और प्रोटीन क्या है, यहाँ पर केरोटीन हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए आप, ए का क्या होगा, ए का 2 है, ए का 2 है। ऑप्शन देख लीजिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, ए 46, बी 48, डी 49 और डी है 50। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बहुत ईजी प्रश्न है, 46 होती है। अगर हम बात करें मानव शरीर की काई कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 जोड़ा होती है, 23 जोड़ा होती है, जिससे 46 बना। जिसमें से 22 जोड़ा की अगर बात करें तो 22 जोड़ा जो होते हैं गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, तथा 23वां जोड़ा जो होता है जो लिंग का निर्धारण करने में जिम्मेदार होता है। क्रोमोसोम को ही आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, डैश के वंश के कारण मलेरिया होती है, मादा एनफ्लीज, नर एनफ्लीज, नर एवं मादा दोनों एनफ्लीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से जो होता है मलेरिया होता है। मलेरिया नामक बुखार जो है वास्तविक में परजीवी प्लाज्मोडियम मादा एनफ्लीज रोग वाहक कार्य करती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नर तो एनफ्लीज जो होता है वो नहीं, मादा एनफ्लीज, याद रखिएगा आप लोग ध्यान में। अगला जो प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स
कहा गया? ग्रेगर मेंडल, सी क्योरेंस, एच जे मूलर, डब्ल्यू वेटसन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन की अगर बात करें, आनुवांशिका विज्ञान को आनुवांशिक नाम जो है डब्ल्यू वाटसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की विधि और कारण का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है, यानी जेनेटिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आरएनए का जो है मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए, जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए कोशिका के अंदर संवेदन वाहक का कार्य भी करता है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे आरएनए से। अब अगला जो प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम आप लोगों को पता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, या कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, या प्रोटीन का संश्लेषण करना, या हार्मोन का स्रवण करना। तो इस प्रश्न का बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रोटीन का संश्लेषण करना जो होता है राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का ही बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह अंतःद्रवीय जलिका अवस्था में। नाभिक कला के साथ संयुक्त होते ही इसकी खोज जंतु कोशिका के जॉर्ज फैलेड ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम कहलाता है। अब लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे साहब ने की थी, सी डी डुबे ने की थी। इसका कार्य है कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ को विघटन करना, यानी नष्ट करना। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। ये भी याद रखिएगा, लाइसोसोम का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में होता है। तो ये सारे फैक्ट इस प्रश्न से आप लोग याद रखिएगा। डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का जो मूल मात्रक है क्या है? विटामिन है, न्यूक्लियोटाइड्स है, और आगे है न्यूक्लियोटाइड्स या वसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड्स होता है। थोड़ा सा ब्लर आ गया है ये प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डीएनए संरचना जो होगा, डीएनए संरचना जो है वो किससे है? किसने दिया था? डीएनए संरचना जो दिया था वाट्स एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, आप लोगों को पता है। एबीओ यानी रक्त समूह, रक्त समूह किसने दिया था? तो रक्त समूह जो दिया था लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का जो है लैंडस्टीनर होगा। और जिनपिंग जीन जो होता है, जिनपिंग जीन जो है बारबरा मेलिंगटोक के द्वारा दिया गया था। और रेगुलेटिंग जीन जो होता है जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? टोबैको मोजेक वायरस में, स्मॉलपॉक्स वायरस में, सरकोमा वायरस में, या 5x174 बैक्टीरियोफेज में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5x174 बैक्टीरियोफेज में। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एकल सेंड्रोसेल, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणुभाग पाए जाते हैं बैक्टीरिया फेज 5x74 तथा S13E कोलीफेज विषाणु में। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। थोड़ा सा ब्लर आ गया है। निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थ्रू जेनेटिक कोड। बहुत ही आसान प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है बच्चे के जो है पिता का निर्धारण करती है, तो इसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। जीन का आकार होता है नियमित आकार, सर्पाकार, अनियमित आकार, त्रिशंकुर आकार। तो अगर जीन की आकार की बात करें तो ये होता है सर्पाकार होता है। अब इसका डिटेल में हम बात करें तो जीन की अगर बात करें तो प्रत्येक कोशिका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में विद्यमान वंशागति इकाई होते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। जीन जो बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रतिपादन प्रयोग किया था। यह जो होता है सर्पाकार होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, किस आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं? जीनोम, जीन बस्ती, जीन समुदाय या ऑटोसोम्स कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीन बस्ती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जीन की कुल योग को जो है जीन बस्ती कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक चूहे, ट्रांसजेनिक गाय या ट्रांसजेनिक बकरी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को तैयार किया गया था 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। जबकि चूहे को इस विधि के द्वारा 1974 में, चूहे को इस विधि द्वारा 1974 में प्रयोग किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक कोशिका राइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? ऑप्शन ए है टाइनोप्लास्ट, ऑप्शन बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है सेल प्लास्ट और डी है नाभिकीय झिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा प्लाज्मा झिल्ली। अगर प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो एक कोशिका साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला, ग्रे मटर होते हैं, काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन पाया जाता है, या काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय होती है, या काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु होती है, या नीरोगेलेलिया? देखिए, अगर बात किया जाए ग्रे मटर का, तो ग्रे मटर में काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। सूक्ष्मतम का मतलब होता है सबसे लघु, सबसे छोटा जीवित कोशिका है। इसका प्रयोग कोशिका भित्ति, इसके पास जो होता है, माइकोप्लाज्मा के पास जो होता है कोशिका भित्ति नहीं होता है। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे को कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है उस कोशिका को जो पौधे कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका दर, कोशिका कला, नाभिकी या लवक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लवक। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। हरे पौधे वनस्पति कोशिका में लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ के नीचे उगता है? पत्ता गोभी, बंगला चना, चिनिया बादाम, पीनट या रेंडी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बादाम, पीनट होता है। पीनट की अगर बात करें तो फल पेड़ के नीचे अर्थात जड़ों के साथ उगता है, जबकि इसका फूल इस पेड़ के शाखाओं पर उगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे हम लोग देखेंगे, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिका अर्थात स्टिग्मा में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ओटोगेमी यानी स्वयुग्मन, एलोगेमी या जेनोगेमी यानी परनिषेचन, या सजात पुष्पी परागन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओटोगेमी। ओटोगेमी मतलब होता है स्वयुग्मन। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में आंतरिक कर दिया जाए तो उसे ओटोगेमी या स्वयुग्मन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर आ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे से बहुत ही क्लियर स्पष्ट मिलेगा और इसको लाइव भी आगे से यह सीजन जो होगा जीके सेक्शन जो होगा एनटीपीसी का जीके सेक्शन जो चैप्टर वाइज होगा यह पूरी लाइव होगा। और तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।